स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा हिंदी में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं रूस में समाजवाद के बारे में कि शुरू में समाजवाद जो था वो रूस में किस तरीके से रहा और क्या क्या परेशानियां उठानी पड़ी वहाँ के लोगों को शुरू के समय में समाजवाद को फैलाने में, या समाजवाद को किस तरीके से लोग शुरू में देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो कह रहा है 1914 से पहले रूस में सभी राजनीतिक पार्टियां गैर कानूनी थी, यानी आप कोई पार्टी नहीं बना सकते हैं। मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्क्स पार्टी, यानी इन लोगों ने क्या किया कि पहली बार 1898 में किन लोगों ने मार्क्स के विचार को, जो लोग मानते थे, कार्ल मार्क्स के क्या विचार थे, कार्ल मार्क्स ने विचार दिया समाजवाद का। तो समाजवादी विचारधारा को मानने वाली सबसे पहली पार्टी बनी रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्क्स पार्टी। इसका गठन किया गया, लेकिन सरकारी आतंक के कारण इस पार्टी को गैर कानूनी संगठन के रूप में काम करना पड़ता था, यानी इसको कानूनी रूप से एक पार्टी के रूप में दर्जा नहीं मिला था। यानी उस समय के जो राजा थे वो इस पार्टी को गैर कानूनी मानते थे। इस पार्टी का एक अखबार निकलता था और उस अखबार ने मजदूरों को संगठित किया और हड़ताल आदि कार्यक्रम आयोजित किए थे। यानी अखबार के माध्यम से समाजवादी विचारधारा के लोगों को एकजुट किया जाता था और वे हड़ताल या अन्य सामाजिक विरोध में शामिल होते थे। नेक्स्ट कह रहा है कि कुछ रूसी समाजवादियों को लगता था कि रूसी किसान जिस तरह समय समय पर जमीन बांटते हैं उससे पता चलता है कि वह स्वाभाविक रूप से समाजवादी भावना वाले लोग हैं। यानी रूस के जो किसान थे वो क्या करते थे कि अपनी ज़मीनों को एक साथ बांट देते थे और उसके बाद उस पर खेती करते थे। तो इससे बाकी लोगों को लगता था कि जो किसान है, केवल किसान जो है वो समाजवादी भावना वाले लोग हैं, और इसी को आधार मानना था कि रूस में मजदूर नहीं बल्कि किसान ही क्रांति की मुख्य शक्ति बनेंगे। इसी चीज़ को लेकर के इन लोगों ने तय किया। किस चीज़ को? क्योंकि रूस के किसान जो थे ज़मीनों को आपस में बांटते थे, और यही समाजवाद का मानना भी था कि जो भी उत्पादन के साधन है उस पर सभी का एक समान अधिकार हो। तो ये लोग मानते थे कि मजदूर क्रांति नहीं करेंगे, क्रांति करने वाले हैं तो वो है किसान, वे क्रांति का नेतृत्व करेंगे और रूस बाकी देशों के मुकाबले ज़्यादा जल्दी समाजवादी देश बन जाएगा। यानी इन लोगों का मानना था कि किसान क्रांति करेंगे तो क्या होगा, रूस जो है जल्दी ही समाजवादी देश बन जाएगा। 19वीं सदी के आखिर में रूस के ग्रामीण इलाकों में समाजवादी काफ़ी सक्रिय थे। यानी ये तो 1898 में आप लोगों ने देखा पार्टी का गठन हुआ, लेकिन 1900 आते आते ग्रामीण इलाकों में क्या हुआ कि बहुत तेज़ी से समाजवाद का प्रभाव हुआ। उन्होंने सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी थी एक बन गई रेवोल्यूशनरी पार्टी। तो याद रखना होगा कि कौन सी पार्टी कब बनी, तो 1990 में सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी का गठन किया गया, और इस पार्टी ने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और मांग की कि सामंतों के पास जो ज़मीन है उसको फौरन किसानों को सौंप दी जाए। यानी इन लोगों ने क्या किया कि क्योंकि समाजवादी विचारधारा थी कि सबका समान अधिकार, तो इसको कहा गया, इन लोगों ने मांग किया कि जो ज़मीन है वो सामंतों के पास नहीं होनी चाहिए, वो किसानों के पास होनी चाहिए, और इसके लिए इन लोगों ने संघर्ष करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट है कि किसानों के सवाल पर समाजवादी लोकतंत्रवादी खेमा समाजवादी क्रांतिकारियों से सहमत नहीं था। यहाँ दो खेमे थे, एक था सामाजिक लोकतंत्रवादी। तो जिस तरीके से भारत में दो तरीके के खेमे थे, एक गर्म दल वाले थे, एक नरम दल वाले थे, तो उसी तरह रूस में एक समाजवादी लोकतंत्रवादी थे और दूसरा क्रांतिकारी थे। तो क्रांतिकारी जो लोग थे वो समाजवादी लोकतंत्रवादियों से उनके विचार नहीं मिलते थे। जैसे लेनिन का मानना था कि किसानों में एकजुटता नहीं है,
कुछ वे बटे हुए हैं। अब किस आधार पे बटे हुए हैं किसान? तो इस आधार पे बटे हैं कि कुछ किसान जो है अमीर है और कुछ जो है गरीब है, मजदूरी करते हैं। तो कुछ पूंजीपति हैं और नौकरों से खेती करवाते हैं। यानी कुछ के पास जो है अपनी ज़मीन नहीं है, कुछ के पास ज़मीन है, कुछ के पास इतनी ज़्यादा ज़मीन है कि वो खुद से खेती न करके नौकरों से करवाते हैं। और इन आपसी विभेदों के चलते वे सभी समाजवादी आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकते थे। क्यों नहीं हो सकते थे? क्योंकि इतनी ज़्यादा, किसी के पास ज़्यादा ज़मीन है, किसी के पास कम ज़मीन है, जबकि समाजवाद क्या करता है कि सब पर समान अधिकार को कहता है। तो अगर जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है और किसी के पास कम ज़मीन है तो निश्चित तौर पर ज़्यादा वाले जब तक अपना ज़मीन कम ज़मीन वाले को नहीं देगा तब तक ये समानता स्थापित नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में जिनके पास ज़्यादा ज़मीन थी वे लोग अपनी ज़मीन छोड़ने को तैयार नहीं थे। और इस चीज़ को लेकर के ही लेनिन का मानना था कि सभी लोग जो है, जो किसान हैं, वो समाजवादी आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकते। संगठनिक रणनीति के सवाल पर पार्टी में भी गहरे मतभेद थे। जैसे दो खेमे थे, जैसे व्लादिमीर लेनिन, जिनका जिस खेमा के मुखिया थे उसका नाम था बोल्शेविक। बोल्शेविक का मतलब होता है बहुमत वाला। यानी जितने ज़्यादा लोग जो थे वो लेनिन के खेमे से थे। वे सोचते थे कि जार शासित रूस जैसे दमनकारी समाज में पार्टी अत्यंत अनुशासित होनी चाहिए और अपने सदस्यों की संख्या व स्तर पर इसका पूरा नियंत्रण होना चाहिए। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो जार था वो किस तरीके से स्वेच्छाचारी और निरंकुश था, उस पर जो था किसी भी तरह का अंकुश नहीं था। ऐसी स्थिति में लेनिन का मानना था कि जो हमारे पार्टी के लोग हों वो कैसे हों? अनुशासित हो। यानी वे कुछ ऐसा काम न कर जाए जिसकी वजह से हमारी पार्टी को नुकसान झेलना पड़े या हमारी पार्टी की बदनामी हो। कम लोग रहें लेकिन वो हमारे उस नियंत्रण में रहें, हम उनको जो कहें वही कहें। क्योंकि कभी कभी होता यह है कि जब लोगों की संख्या बढ़ जाती है तो उनको नियंत्रित कर पाना मुश्किल हो जाता है। जबकि दूसरा खेमा था जिसको मेंशेविक बोला गया, यानी अल्पमत वाला। इसका मानना था कि पार्टी के सभी को सदस्यता दी जानी चाहिए। यानी पार्टी में जितने लोग हैं उन सब लोगों को इसकी सदस्यता दी जानी चाहिए। ये तो खुद मेंशेविक था, ये तो अल्पमत में था। तो इसको तो इस बात को स्वीकार करना लाजमी है कि सबसे ज़्यादा लोगों को इसमें सदस्यता दी जाए। जबकि बहुमत वाले जो लोग थे, बोल्शेविक थे, उन लोगों ने इस चीज़ को नकारा कि सबको न दे करके हम कुछ खास लोगों को ही रखें जो पूर्ण रूप से हमारी पार्टी की बेहतरी के लिए काम करें। तो इस आधार पर भी गहरे मतभेद थे। यानी यहाँ हम कह सकते हैं कि जो समाजवाद चल रहा था रूस में, वो उसमें भी दो तरह के मत देने वाले या मत मानने वाले लोग मौजूद थे। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, देखते रहिए। धन्यवाद।